नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम चर्चा करेंगे लोकसभा 2024 और उस 2024 से पहले हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश, जहां से दिल्ली के सिंहासन की चाबी मिलती है और वहीं से रास्ता तय होता है कि सिंहासन पे कौन बैठेगा। इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। एनडीए गठबंधन से लेके एनडीए कुनबा किस तरीके से बढ़ रहा है और क्या क्या तैयारियां हैं, इस पे विस्तार से बात करेंगे। अगर बात करें, एनडीए गठबंधन में सपा और कांग्रेस एक साथ आ चुके हैं। उन दोनों के बीच में सीट का बंटवारे के बीच जो दांव पेच फंसा था वो भी सुलझ चुका है। अब कांग्रेस 17 सीटों पे लड़ेगी। अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें 17 दिया। अगर बात करें 80 लोकसभा सीट वाला उत्तर प्रदेश, इस बार कांग्रेस के लिए कितनी संजीवनी होगी, क्योंकि कांग्रेस के जो पारिवारिक सीट कहे या कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले उन 17 सीट में से भी अमेठी और रायबरेली है, जिसमें से कांग्रेस के युवराज और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव हार चुके थे। इस पे और विस्तार से बात करेंगे कि अमेठी का आंकड़ा और लोकसभा चुनाव के दांव पेच आंकड़े और समीकरण क्या कहलाएंगे। इस पे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर आशुतोष अग्निहोत्री जी जुड़े। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। बात पते की। ठीक। सर, पहला सवाल है, आखिरकार कांग्रेस इस हाशिए पे क्यों पहुंची पूरे देश में, और खास तौर पे अमेठी जो उनका गढ़ रहा आजादी के बाद से, उनका ही परिवार उसका प्रतिनिधित्व किया। 2019 आते आते वहां से भी वो बेदखल हो गए। देखिए आस्तीन, अमेठी और रायबरेली ये दो संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं जो गांधी और नेहरू परिवार का गढ़ रहे हैं, या हम ये कहें कि ये दुर्ग रहे हैं। आजादी के बाद से अगर आज तक का देखा जाए, 2024 का जो चुनाव होने वाला है उससे पहले अब तक कुल टोटल वहां पर 16 बार चुनाव हुए और 2 उपचुनाव। मतलब 18 चुनाव वहां पर हुए। उन 18 चुनाव में अगर हम देखें तो 16 बार कांग्रेस ने वहां पर जीत हासिल की है और भारी अंतर से। लेकिन जो 2019 का चुनाव हुआ, उस 19 का चुनाव में अचानक से ऐसा परिवर्तन आता है कि जो एक गढ़ है, जो दुर्ग है कहते हैं, वो दुर्ग ढहता नहीं है, ध्वस्त हो जाता है, नेस्तनाबूद हो जाता है। और स्थिति यहां तक होती है कि जो वर्तमान का जो व्यक्ति होता है, जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार होता है, वो व्यक्ति चुनाव हार जाता है। और थोड़े बहुत अंतर से नहीं आता है। मेरे पास में उसके आंकड़े हैं, मैं बताऊं आपको कि जो बिल्कुल। चुनाव जीता स्मृति ईरानी ने 2019 का लोकसभा चुनाव जो जीता अमेठी से, वो थोड़े बहुत अंतर से नहीं, 55,000 से अधिक मतों से उन्होंने राहुल गांधी को वहां पर हरा दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर राहुल गांधी उस जगह से, उस क्षेत्र से, जो उनका गढ़ था, जिससे उनकी दादी चुनाव लड़ी, उनकी मम्मी चुनाव लड़ी, उनके पिताजी चुनाव लड़े, उनके बाबा चुनाव लड़े, या फिर ये कहें कि पूरा उनके खानदान की सीट। ये कहते थे कि अमेठी और रायबरेली 2 जगह ऐसी है जहां से गांधी परिवार के व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को गांधी परिवार के नाम पर अगर चुनाव जिता दिया जाए तो वहां से चुनाव जीतेगा और भारी बहुमत से जीतेगा। उनको चुनाव प्रचार करने की भी जरूरत नहीं है। अब सबसे बड़ी सवाल बात यह आ जाता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि जिसमें राहुल गांधी को वहां चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इसका एक कारण, इसके तमाम ऐसे कारण हैं जिन कारणों के ऊपर अगर हम विस्तार से चर्चा करेंगे तो मुझे लग रहा है कि पूरा एक दिन लग जाएगा, और उसके बावजूद भी हम उन पूरे कारणों की तह तक पहुंच नहीं पाएंगे। सबसे बड़ा जो है वो ये है। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आशुतोष जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि ये तो एक दिन में तो ये पूरा परिवर्तन तो हुआ नहीं। 2004 में पहली बार चुनाव लड़े, 9 में भी, 14 में स्मृति ईरानी हारी, लेकिन 2014 में जितनी जितनी सक्रिय रही, पन्ना प्रमुख से लेके गांव के प्रधान से लेके एक आम महिला से जाके जिस तरीके से मिलती थी, कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्शन उन्होंने बना लिया। जो टीवी की तुलसी थी वो अमेठी की दीदी बन गई। कहीं ना कहीं ये भी एक कारण हो सकता है। आप इतने सालों से कवर कर रहे हैं, आप 2 दशक से ज्यादा पत्रकारिता कर रहे हैं, आपका क्या नजरिया है कि क्या वजह ये है स्मृति का फैमिली जैसा बन जाना, राहुल युवराज, या कुछ सेलेक्टिव जगह जाके मिलना, अमेठी के ग्रास रूट को या उसकी बयार को ना समझ पाना, ये भी एक कारण हो सकता है।
देखिए आसिन, आपने अमेठी को बहुत बेहतर तरीके से समझा है, और आप अमेठी और रायबरेली का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, आप वहाँ के वासिंदे हैं, आप वहाँ के रहने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं तो तमाम लोग लबावन योजनाओं को लेकर के आते हैं, और ये कहते हैं कि हम आपकी जनता के लिए, उस क्षेत्र की जनता के लिए जो वास्तविकता में आपको मत देती है और आपको एक आम आदमी से पहुंच बनाकर से संसद तक पहुंचाती है। लेकिन जो गांधी परिवार है वो तो पहले आप में ही खास था, वो आम आदमी तो था नहीं। आप वहां से चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ने के बाद में आप जब जाते थे तो वहां केवल 2 दिनों पर ही जाते थे, जब चुनाव नामांकन करना होता था, और दूसरा जब आप दोबारा से वोट मांगने के लिए जाते थे। उसके बाद आप जाते तो थे अमेठी में, लेकिन वो एक भुए गेस्ट हाउस है, आपने देखा होगा रायबरेली और अमेठी के पास में फुर्सतगंज, जो आपका हवाई अड्डा, हवाई पट्टी बनी है उसके पास में। तो कांग्रेस की जितनी भी रणनीति बनती थी, जितनी भी योजनाएं आती थी, वो सब योजनाएं भुए गेस्ट हाउस तक पहुंचती थी, दिल्ली से चलकर भुए गेस्ट हाउस तक पहुंचती थी। और भुए गेस्ट हाउस में ही चंद लोगों के बीच में जाकर के उनका जो भी क्रियान्वयन होता था, लोग ठेका ले लेते थे, और उसके तरीके से वहां पर जाकर के ही खत्म हो जाती थी। अब वो दशक याद करिए जब राजीव गांधी जी हुआ करते थे। राजीव गांधी जी जब अमेठी से चुनाव जीतते थे, उसके बाद जो वो लोगों के बीच में जाते थे, लोगों की बात सुनते थे, लोगों के सुख दुख में खड़े होते थे, लेकिन राहुल गांधी वो नहीं कर पाए। राहुल गांधी जब आज जो यात्रा निकाल रहे हैं, आप देख रहे हैं तमाम उनका पूरे देश भर में यात्रा, दूसरी यात्रा का ये चरण उनका है। पहले चरण में उन्होंने लोगों के साथ में यात्रा निकाली, लोगों के साथ में मिले, हाथ हाथ में हाथ डाल करके चले, गले मिले, बच्चों को कंधे पर बिठाया, कुली बने, सामान ढोया, रिक्शा चलाया, उन्होंने तमाम वो प्रयास किए। लेकिन क्या ये 2004, 2009, 2014 में जो युवा राहुल जब बने सांसद, तो क्या वो राहुल में वो चीज दिखी कभी? नहीं दिखी ना। आज जब आपको वो स्थिति आ गई, जब आपकी पार्टी का जनाधार खिसक रहा है, उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो मात्र आपके पास में 6.31, 6.31% का आपके पास में वोट शेयर है। 6% का वोट आपका रह गया। जो उत्तर प्रदेश आपका गढ़ हुआ करता था, उस उत्तर प्रदेश में आपके पास स्थिति है कि आप 10 का आंकड़ा भी वहां पर पार नहीं कर पा रहे हैं वोट शेयर में। आपके 2009 में 23 सांसद हुआ करते थे, और 2014 में वो संख्या घट करके 2 रह गई, रायबरेली अमेठी। और 2019 का जो चुनाव हुआ, वो 2 से घट करके आपकी संख्या 1 रह गई। 2024 का चुनाव होने जा रहा है आपसे, और उस 24 के चुनाव से पहले सोनिया गांधी ने कह दिया है कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगी। राजस्थान से वो राज्यसभा में पहुंच चुकी हैं। मतलब अब अमेठी और रायबरेली में क्या गांधी परिवार का अगला प्रतिनिधित्व कौन करेगा, इस पर भी सवाल उठ गया है। अगर बात करी जाए तो राहुल गांधी दोबारा अमेठी जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और दूसरा कि क्या रायबरेली से चुनाव कौन लड़ेगा, इस पर भी बहुत बड़ा सवाल। आपके सवाल में से मैं आशुतोष जी एक सवाल पूछना चाहूंगा, समझना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी समझना चाहेंगे कि न्याय यात्रा, भारत जोड़ो जैसे प्रोग्राम तो ला रहे हैं आप, जोड़ रहे हैं, दूसरा चरण चला, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी को ही जोड़ना ज्यादा जरूरी था। देखिए, कांग्रेस की बात की जाए, आपने कहा पार्टी जोड़ने की बात कही जाए, पार्टी को मजबूत एकजुट करने की बात की जाए, तो जो इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन में सबसे पहले तो इन लोगों के बीच में धींगा मुश्ती इस चीज को लेकर के चलती रही कि चले कौन जाए सी कहीं सीटों ना पर। कहीं कि बहुत कमजोर हो चुकी है। जब आप अपना घर ही नहीं मजबूत कर पाएंगे तो बाकी आप कहाँ कैसे मजबूत कर पाएंगे, क्या मैं मैं संदेश देंगे? आपकी मैं आपके ही पॉइंट पर आ रहा हूं कि जब इनका गठबंधन हुआ, उस गठबंधन में बात हुई थी कि कितनी सीटें किसको कहां मिलेंगी। 80 सीटें हैं लोकसभा की उत्तर प्रदेश में, और उसमें समाजवादी पार्टी 62 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, और आपके पास में मात्र जो सीटें मिली हैं, वो 17 सीटें आपको चुनाव में लड़ने के लिए दी गई हैं। अब उन 17 सीटों का भी आप आकलन कर लीजिए। कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता है जिनका नाम है सलमान खुर्शीद, और सलमान खुर्शीद फर्रुखाबाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। फर्रुखाबाद की सीट इस बार चली गई है समाजवादी पार्टी के कोटे में। अब जब समाजवादी पार्टी के कोटे में चली गई, तो उन्होंने अपना दुख दौर दर्द बयां भी किया, उन्होंने बागी तेवर अपनाने का भी संकेत दिया। लेकिन ये वही सलमान खुर्शीद है जो रणनीतिकारों में है, जो गठबंधन के पैरोकार हैं, जो चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाए। मतलब आपने गठबंधन में भूमिका तो आपने अदा की, लेकिन आप अपनी सीट नहीं बचा पाए। सीट क्यों नहीं बचा पाए, उसका कारण है इनकी पत्नी जब लुईस खुर्शीद फर्रुखाबाद से विधानसभा का चुनाव लड़ती है, तो विधानसभा के चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो जाती है। वहां पर समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में है, उन्होंने वो सीट अपने लिए बचा करके रख ली।
मथुरा में पता है समाजवादी पार्टी को कि जाटों की स्थिति बहुत मजबूत है, कभी भी समाजवादी पार्टी वहां से जीती नहीं है, तो उन्होंने वो सीट कांग्रेस को दे दी। फतेहपुर सीकरी में कभी भी जो है समाजवादी पार्टी जीती नहीं है, तो उन्होंने वो सीट उठा करके कांग्रेस को दे दी। मतलब वो सीटें आप कल्पना करिए ना, वो सीटें उन्होंने, गाजियाबाद की बात करें, आप देखिए गाजियाबाद में भाजपा का जबरदस्त गढ़ है, और भाजपा का गढ़ है, और ऐसी सीट है यहाँ पर गाजियाबाद की और गौतम बुद्ध नगर की कि गाजियाबाद में मुझे नहीं लगता कि कोई और व्यक्ति, किसी भी तरीके का कोई भी व्यक्ति लड़ा दीजिए, भाजपा को वहां पर जीतना ही जीतना है। वहां की भी सीट आपको किसको मिली? कांग्रेस के खाते में गई। तो कांग्रेस यहाँ पर बड़े भाई की भूमिका में रही नहीं। भले ही आप राष्ट्रीय पार्टी अपने आप को कहते रहे, लेकिन जनता के बीच में आपकी स्वीकार्यता क्या है, गठबंधन के बीच में आपकी स्वीकार्यता क्या है? स्थिति वहां तक आ गई कि आपको उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्रीय दल के आगे झुकना पड़ा, क्षेत्रीय दल के आगे आपको हाथ जोड़ने पड़े, और हाथ जोड़ करके आपको सीटें मिली 17। उन 17 सीटों में भी स्थिति है कि आप जीतेंगे भी या नहीं जीतेंगे, इसका कोई भी किसी भी प्रकार का आपके पास में कोई भी कमिटमेंट नहीं है, या हम कहें कि आपके पास में किसी भी प्रकार का ये आत्मविश्वास नहीं है कि उत्तर प्रदेश में इस बार खाता खुलेगा भी या नहीं। इसी पे और समझना चाहूंगा, जैसे अब जयंत भी जा रहे हैं आशुतोष जी, सपा से अलग हो रहे हैं। पूर्वांचल में लगभग जाटो और मुस्लिम का बड़ा वोट बैंक है, और इधर आपके बीएसपी अलग चुनाव लड़ती है, तो कहीं ना कहीं वो सपा और कांग्रेस के लिए घातक होगा। अमेठी का 2019-14 में सपा लड़ी नहीं, और जो पहले मार्जिन 1.5-2 लाख 5 का होता था राहुल गांधी का जीतने का, आपने अपने आंकड़ों में भी बताया 2019 में 55 का आ गया। तो कहीं ना कहीं ये इनके गठबंधन, मुझे लगता है कि अपने राजनीतिक वर्चस्व, अपनी स्थिति बचाने के लिए, न कि जनता के किसी मुखालियत या उनके सवाल के साथ आगे बढ़ेंगे। क्या आपको लगता है कि कितना असर डालेगा? क्या कांग्रेस के लिए संजीवनी है कि अखिलेश कांग्रेस का हाथ पकड़ के सत्ता में अपनी भागीदारी बढ़ाना चाह रहे हैं? क्या, किस नजरिए से देख रहे हैं आप? देखो, किसके लिए संजीवनी है और किसके लिए नहीं है, किसके लिए मौका है, किसके लिए नहीं है, तो सीधे सीधे आंकड़ों के ऊपर आ जाइए, आंकड़ों को तय कर लीजिए। समाजवादी पार्टी के पास में जो इस समय वोट प्रतिशत है उसको देख लीजिए, और बहुजन समाजवादी पार्टी के पास में वोट प्रतिशत है, आप उसको देख लीजिए। समाजवादी पार्टी का वोट परसेंट है 18%, और कांग्रेस का वोट परसेंट है 6 पॉइंट समथिंग, 6.5% के आसपास मान लीजिए। दोनों का जो मिलाकर के बनता है वो 24% के करीब बनता है। बहुजन समाजवादी पार्टी का भी अगर आप इसमें 18%, 19%, 19 और 20 के आसपास में जाता है, वो भी गिर देते, तो 24 और 19 मतलब 43% के पास आपका वोट बैंक बनता था। लेकिन अकेले भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जो वोट पाया था वो था 49.6%, मतलब 49% वोट था। और उस 49% के वोट में अब रालोद का भी अगर आप 1.5% जो वोट है वो मिला देते हैं, तो आप ये देख लीजिए 49, 49.5 और 1.5, लगभग 51% का वोट परसेंट उनका बन जाता है। मतलब अकेले भारतीय जनता पार्टी और रालोद दोनों मिलाकर के 51% के वोट बैंक में है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलाकर के 24% के वोट बैंक में है, और अकेले बहुजन समाजवादी पार्टी 19% के वोट बैंक में है। बाकी का जो है वो छोटे मोटे चिटकुट दल, आम आदमी पार्टी, सीपीआई, जदयू और इन सब के बीच में जाता है। तो जो वोट बैंक का शेयरिंग आप देखते हैं उसमें कहीं कहीं एनडीए गठबंधन और भाजपा गठबंधन आज के समय में आंकड़ों में बहुत जबरदस्त और लंबे अंतर से आगे है। बाकी ये सब अगर इंडिया गठबंधन इकट्ठा रहता और बहुजन समाजवादी पार्टी भी इन लोगों के साथ में होती, तो कहीं कहीं मुकाबला हो सकता था। लेकिन चूंकि बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती ये कह चुकी हैं कि मैं चुनाव अकेले लड़ूंगी, तो एक लादम पर उनके चलने के कारण 20% उनका जो मत है, जो वोट परसेंट है, वो उनके साथ रहना ही रहना है। तो कांग्रेस अगर समाजवादी पार्टी के साथ आए या कांग्रेस के साथ में समाजवादी पार्टी आ जाए, मैं तो ये कहूंगा कि इससे समाजवादी पार्टी को भले ही थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, कांग्रेस को कोई फिलहाल फायदा होने की उम्मीद इस गठबंधन से है नहीं। मैं एक सवाल में ये समझना चाहूंगा, 2019 में राहुल हारने के बाद वायनाड चले गए, उसके बाद कोविड का दौर आया, और भी देखा गया जिस तरीके से राहुल को सक्रिय होना था, अगर आप गढ़ कहते हैं, उससे कहीं ज्यादा स्मृति टच में थी। तो कहीं ना कहीं इसका भी बहुत ज्यादा लॉस कांग्रेस को झेलना पड़ेगा, या किसी रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी ने ऐसा प्लान किया कि आप, मुझे आपने हराया, आपसे मैं नाराज हूँ, आपने मुझे अपने घर से निकाला? क्या वजह रही कि राहुल इतने सक्रिय नहीं रहे? क्या उनके आसपास के लोग राहुल की छवि और जनता से बीच की जो दूरी, खाई जो बढ़ी, जो आज स्थिति अमेठी में और पूरे देश में देखी जा रही है, क्या वजह हो सकती है आज सोचिए?
देखिए, जब आदमी स्वांतः सुखाय की स्थिति में आ जाता है तो वो चला जाता है कंफर्ट जोन में, और जब आप कंफर्ट जोन में चले जाते हो तो फिर उसके बाद में आपको मुसीबतों का सामना करना ही पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ती है वो चुनाव को एक मुहिम के तौर पर लेती, मतलब उनका एक चुनाव खत्म हुआ और वो दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। कांग्रेस और दूसरे दलों की स्थिति एक कुछ है नहीं, वो रणनीति के हिसाब से चुनाव लड़ते हैं, और आप रणनीति तब बनाना शुरू करते हैं जब चुनाव की तिथि नजदीक आ जाती है। तो स्मृति ईरानी ने अपना अमेठी में घर बनवा लिया है। स्मृति ईरानी ने जी अमेठी में अपना घर बनवा लिया है एक चुनाव जीतने के बाद। और आप तीन चुनाव लगातार जीतने के बाद, आप 16 चुनाव लगातार जीतने के बाद भी आप रायबरेली और अमेठी में अपना स्थायी घर नहीं बना पाए। तो यही अंतर है दूसरे दलों में। जब आप केवल पिकनिक मनाने के लिए कहीं किसी भी जगह पर जाते हैं तो जनता से जुड़ाव हो नहीं पाता है। और आज जो युग है, हम लोग तकनीक के युग में जी रहे हैं, सोशल मीडिया के युग में जी रहे हैं, इंटरनेट के युग में जी रहे हैं, जहां अच्छी बातें कम वायरल होती हैं और आपके विरोध की, आपके द्वारा किए हुए वो कार्य जो पब्लिक को पसंद नहीं आते हैं वो जल्दी वायरल हो जाते हैं। राहुल गांधी की भी आज के समय में छवि अमेठी में यही बन चुकी है, रायबरेली में, अमेठी में, दोनों में कांग्रेस की यही छवि बन चुकी है। ये लोग केवल और केवल इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा एक सवाल और समझना चाहूंगा कि अब सोनिया गांधी जी राज्यसभा के माध्यम से वो उच्च सदन में चली गई हैं, तो रायबरेली सीट खाली है। उन्होंने एक पत्र भी लिखा, रायबरेली को धन्यवाद किया, आभार व्यक्त किया। उनके जाने से कितना और प्रभाव पड़ेगा बाकी सीटों पे और उत्तर प्रदेश की राजनीति पे, क्योंकि एक बड़ा नाम है और जनता के बीच में रही रायबरेली, इंदिरा गांधी जी से लेके बाकी उन्हीं के परिवार से चुने आए हुए हैं और बड़े नेता दिया है। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं राज्यसभा जाने के बाद वहां का समीकरण, वहां की राजनीति कितनी गड़बड़ाएगी और उसका असर अमेठी, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ के सीटों पर भी देखने को मिलेगा? देखिए, रायबरेली को लेकर के बात जो है उसमें अब स्थानीय लोगों में चर्चा यही है कि गांधी परिवार का एक नया चेहरा, एक नई पीढ़ी अब अगले चुनाव में आपको देखने को मिलेगी, और वो सीधा सीधा इशारा जा रहा है प्रियंका गांधी की ओर। अगर हो सकता है कि अगले चुनाव में आपको प्रियंका गांधी रायबरेली से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए मिल जाएंगी। समाजवादी पार्टी के वहां पर 4 विधायक हैं इस समय, और 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। मतलब स्थिति यह है कि 2 और 4 का आंकड़ा वहां पर है। कांग्रेस का आज के समय में भी वहां पर कोई भी विधायक नहीं है। अब अगर प्रियंका गांधी वहीं से लड़ती हैं तो उन्हें स्थानीय स्तर पर कितना सपोर्ट मिलता है, क्या सोनिया गांधी की तरह ही सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आने वाली स्थिति होगी। और आज का जो समय है, आज का जो राजनीतिक सियासी समीकरण है वो थोड़ा अलग है। आज के समय में सबको दिख रहा है कि विपक्ष के पास में मोदी जैसा एक चेहरा है और मोदी अगली बार से प्रधानमंत्री बन सकते हैं, या हम ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी को ही बनना है। लेकिन कांग्रेस में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, क्या कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में होगी भी, ये किसी को नहीं पता है। और जब इसको नहीं पता है तो पब्लिक को मन बनाते देर नहीं लगती। ये भी हो सकता है कि इस बार वाले चुनाव में आपको अमेठी जैसा कोई बड़ा उलटफेर रायबरेली में भी देखने को मिले। अशोक जी, मैं चाहूंगा कि ऐसे कौन से ऐसे मुद्दे हैं या सवाल हैं जो हमसे छूट गया हो चर्चा में, हमारे दर्शकों को जानना चाहिए, तो प्लीज आप उसे बता सकते हैं, बोल सकते हैं। देखिए, मैंने कहा ना, रायबरेली अमेठी पर अगर आप चर्चा करेंगे तो ये विषय बहुत लंबा हो सकता है। आप इस पर चर्चा अगर पूरे दिन भी करते रहेंगे तो कम नहीं पड़ेगा। लेकिन मुद्दे वही है, रोजगार से जुड़े मुद्दे वही है कि रायबरेली और अमेठी, आपने कहा ना कि 16 बार चुनाव जीती, क्या आप रायबरेली और अमेठी को देख करके कल्पना कर सकते हैं कि ये गांधी परिवार का नेतृत्व, गांधी परिवार ने जिस शहर का नेतृत्व किया, जिस जनपद का नेतृत्व किया है, ये वो जनपद है? वहां की टूटी सड़कें, छोटा सा शहर, कितना छोटा, आप देखिए 5 किलोमीटर का के एरिया में शहर है। 2012 में एम्स बनना शुरू हुआ था, वो एम्स कब पूरा हो पाया, आपकी स्थिति देख लीजिए ना। आज आज अब उसका उद्घाटन शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, तब जब 10 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपने रायबरेली के लिए योजनाएं कागजों पर तो दौड़ाई, लेकिन वो योजनाएं पब्लिक के बीच में नहीं पहुंच पाई। कई योजनाएं ऐसी थी जिसमें कहते हैं कि जो दूसरे कार्यकाल में चल रही थी, राजीव गांधी के कार्यकाल में चल रही थी, लेकिन राहुल गांधी के कार्यकाल में अमेठी में योजनाएं बंद हो गई। मैं जिक्र करता हूं आपको छोटा सा, मेरे पास में एक कागज है, वहां पर सम्राट बाइसिकल हुआ करती, एक सम्राट बाइसिकल हुआ करती थी, और उस कंपनी को मदद की किसने चालू करने में, राजीव गांधी, लेकिन वो राहुल गांधी के कार्यकाल में बंद हो गई। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, बंद हुई। और वहां के लोगों को, उसके बाद में कितने लोगों को बेरोजगार होना पड़ा, एक इसी तरीके से। और दूसरा है, और जो बंद हुई है, सबसे बड़ी बात है कि इसको खरीदा किसने? जब सम्राट बाइसिकल बंद हो गई तो उसको राजीव गांधी ट्रस्ट ने खरीद लिया।
और राजीव गांधी ट्रस्ट के सदस्य और अध्यक्ष कौन है? राहुल गांधी। तो एक कंपनी चलती है, कंपनी बंद हो जाती है और ट्रस्ट खरीद लेता है उस जगह को, और ट्रस्ट किसका है? आपका। मतलब आपने क्या किया? लोगों का रोजगार छीन लिया, जमीन आपकी आपके नाम आ गई। स्मृति ईरानी ने लोगों की जमीन को वापस दिलाने के लिए लंबा संघर्ष किया, लोगों के बीच तक गई और उनसे कहा कि हम दिलाएंगे आपको आपकी जमीन। एक बड़ा मामला था। इसी तरीके से एक और दूसरा था, एक राजीव गांधी जीवन एक्सप्रेस रेखा एक जो थी, वो जो थी साल में एक बार के लिए अमेठी आती थी। इस ट्रेन पर डॉक्टरों की विशेषज्ञ टीम हुआ करती थी और वहां के लोगों को का इलाज मुफ्त में किया जाता था। लेकिन राहुल गांधी के कार्यकाल में वो भी बंद हो गई। ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो वहां चल रही थी, लेकिन एक एक करके वो बंद होती चली गई। इसलिए ये हुई कि कहते हैं ना, कोई भी जब किसी भी शरीर में कहीं जख्म होता है तो वो नासूर बनने में टाइम लगता है, लेकिन बन जाता है अगर उसका इलाज समय पर नहीं किया जाए। आप इस दुनिया में रहे कि ये तो हमारा है, हमसे छिटक कर जाएगा कहाँ, हम ही इनके पालनहार हैं, हम ही इनके आका हैं। लोगों को लगा तो नहीं साहब, इनको भूल झेल लिया। अब उसको देखो तो हम लोगों के बीच में बैठ करके काम करते, वो मौका मिला स्मृति ईरानी को, और स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को पटकनी देनी, जिसकी कल्पना राहुल गांधी कर ही नहीं सकते थे। उस सदमा से राहुल गांधी उबर नहीं पाए, यही कारण था कि वो हारने के बाद वहां की जनता से आंख में आंख मिला करके बात नहीं कर पाए, क्योंकि गिल्ट महसूस कर रहे थे कि हमने इनको ठगा, इसलिए हमारे साथ में ये व्यवहार हुआ। अगर वो उस तरीके से समझ गए होते, उस हार को वो एक चुनाव के माध्यम से लेते, तो राहुल गांधी की सक्रियता हारने के बाद और ज्यादा बढ़ गई होती अमेठी में। और आज जो 2024 का चुनाव हो रहा है, उस 24 के चुनाव में घोषणा करने से पहले ही राहुल गांधी ने ये कह दिया होता कि नहीं भाई, मेरी अमेठी के लोग मेरे हैं, चुनाव हारूं या जीतूं मैं अमेठी नहीं छोड़ूंगा और मैं यहाँ से काम करूंगा। तो हो सकता है कि आज के लोग चिल्ला करे कह रहे थे कि हो गया वो हो गया, कोई नहीं, अब की बार राहुल गांधी यहाँ से फिर से सांसद होने चाहिए। लेकिन इस तरीके की कहीं किसी भी जगह की कोई भी हलचल वहां दिख नहीं। बिल्कुल आपने बहुत आंकड़ों के साथ बताया, आपने किससे बताया, क्योंकि आपका अनुभव हमारे दर्शकों के लिए काफी है। ये जो इनसाइड स्टोरी हम चर्चा आज से शुरू कर रहे हैं, बात पते की बहुत सारे किस्से आएंगे। अगर हम ग्लोब में मानचित्र की बात करेंगे तो भारत की बात करनी पड़ेगी, और भारत की राजनीतिक सियासत की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के उस शहर को खंगालना पड़ेगा और चर्चा में लाना पड़ेगा जो भारत के इतिहास में, भारत की राजनीतिक में अहम भूमिका निभाता है, अमेठी। आज हम लोगों ने अमेठी पे चर्चा की, आशुतोष जी ने बहुत बहुत जानकारियां दी, बहुत सारी जानकारी दी। सर, चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम किस सीट पे बात करेंगे हमारे दर्शकों को भी बतलाते चले, क्योंकि 2024 का बिल्कुल बच चुका है। सारी पार्टियां अपने समीकरण, विकास के मुद्दे से लेके विपक्ष अपने रोजगार, किसान से लेके मुद्दों को लेके घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सियासत में अहम भूमिका निभाता है, इसलिए उत्तर प्रदेश पे नजरें भी है। कल किस सीट पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं सर? आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा कि कल किस पर चर्चा करें। आज हमने गांधी परिवार पर चर्चा की, जिसने लंबे समय तक अमेठी और रायबरेली में चुनाव जीते। तो मुझे लग रहा है कि अब दूसरी ओर से भी चर्चा ऐसी होनी चाहिए जहां लंबे समय से देश के प्रधानमंत्री हमारे एक जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो नगरी है भगवान महादेव की नगरी काशी। कल हम लोग काशी पर चर्चा करेंगे। काशी में कितनी मजबूत है भाजपा, काशी कितनी बदली भाजपा के शासनकाल में, और उससे पहले की क्या स्थिति थी काशी में, बाबा भोलेनाथ की नगरी बनारस में। तो कल फिर हम लोग एक बार जुड़ेंगे बनारस से जुड़ी कुछ जानकारियां लेकर, रोचक तथ्य लेकर। तो और आश्विन और हम दोनों लोग मिलकर के आपको उसके बारे में बताएंगे। तो मुझे लग रहा है कि आज की चर्चा को विराम देना चाहिए और कल का इंतजार करना चाहिए काशी के। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों के सवाल के साथ कल फिर आपके साथ जुड़ूंगा, तब तक के लिए नमस्कार सर। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आप इंडिया अहेड।